उस टाइम पे उसका ब्लड उस टाइम पे लेडीज का ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के लिए डायबिटिक हो जाती है। उस जेस्टेशनल डायबिटीज में भी हम ग्लेमेपेराइड अवॉइड करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे पास स्टडीज अभी तक नहीं है कि इसका क्या इफेक्ट होता है बच्चे पे डायरेक्टली, पर क्योंकि हमारे पास स्टडीज नहीं है, हम वो एक बहुत सेंसिटिव मामला है तो हम उसका रिस्क भी नहीं लेना चाहते। साथ साथ किसी को हेपेटिक फेलियर हो, जैसे अभी ऊपर एक हेपेटाइटिस बी के केस थे, हम उनको नहीं देंगे। किसी को लिवर सिरोसिस हो तो हम उनको भी नहीं देंगे। कोई ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट हो जिसके स्टेंटिंग हो रखी है, हम उनको भी ये दवा नहीं देंगे। किसी का रीनल फेलियर हो, हम उनको भी ये दवा नहीं देंगे। प्रेगनेंसी और जब मादा किसी बच्चे को दूध पिलाती है, हमें तब भी ये दवा नहीं देनी है। हीमोलिटिक अनीमिया में भी ये दवा नहीं देनी है। और जब किसी, जैसे बुढ़ापे में देखते हैं ना, कई लोग आते हैं बुढ़ापे में 80 साल के, उनके हाथ पांव भी पकड़ते हैं, पकड़ते फ्रैक्चर होने लग जाते हैं, उन लोगों में भी ये दवा नहीं दी जाती है। साथ में ग्लूकोनाम PD2 के एक और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन एक ऐसी दवा है कि जब हम इंग्लैंड में थे, इसको कहा जाता था कि दिस इज द मेडिसिन जो आप अपनी सासू माँ को देते हैं, क्योंकि इस दवा के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। ये दवा अब आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑब्सोलीट हो चुकी है, लोग नहीं यूज करते हैं इसको, पर हम इंडिया में अभी भी यूज करते हैं क्योंकि अफोर्डेबल है और यहाँ पे लोग गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करके चलते हैं। ये दवा कैसे काम करती है? ये शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, मतलब इंसुलिन तो जितना निकल रहा है उतना ही निकलेगा, जहां पे उसको काम करना होता है उस काम के एक्शन को बढ़ाने की कोशिश करती है। अरे इस दवा को क्यों बाहर मना कर दिया गया? इस दवा को बाहर इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि, हाँ, क्योंकि इस दवा में एक कंपोनेंट होता है जो कि कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर के चांसेस बढ़ाता है, चाहे वो 0.03% हो, पर चांसेस बढ़ाता है। साथ में ये लिवर पे टॉक्सिसिटी करता है। ग्लिमेपेराइड की रेयर कॉम्प्लिकेशन थी जॉन्डिस। इसमें यूजुअली लोगों के लिवर एंजाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं और लोगों के जॉन्डिस होने का, हेपेटाइटिस होने का, वायरल हेपेटाइटिस होने का, सिरोसिस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पायोग्लिटाजोन हमें किन किन केसेस में नहीं देनी है, ये हमें आईसीयू में और अपने भर्ती हुए पेशेंट्स में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। किसी को बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो, TLC 17,000 है, 18,000 है, मैसिव निमोनिया है, हेमोप्टाइसिस हो रहा है, उन लोगों में नहीं देनी है। कोई कैंसर का पेशेंट है, उन लोगों में नहीं देनी है। कोई प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है, यानी उनकी शुगर बार बार 50-40 ऐसे गिर रही है, उन लोगों में नहीं देनी है। कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उन लोगों में नहीं देनी है। कोई लिवर फेलियर का पेशेंट है, उसमें भी नहीं देनी है। जिन लोगों की ऑलरेडी हड्डियां टूटने की आदत ज्यादा होती है, उन लोगों में भी नहीं देनी है। तो बात आती है कि जब हर किसी में देनी नहीं है तो हमें उन लोगों में देना क्या है? ऐसा नहीं है, हमारे ज्यादातर जो डायबिटिक केसेस होते हैं उनके अंदर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, तो उन लोगों में ये दवा काफी हद तक सेफ है। जो नॉर्मल BP के मरीज हैं, उन लोगों में भी ये दवा काफी हद तक सेफ है। इसके जैसी एफिकेसी, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। हम कई बार बहुत अच्छी अच्छी महंगी महंगी दवाएं भी दे देते हैं, पेशेंट की कंट्रोल नहीं होती हैं, और आप ये कॉम्बिनेशन दो, पेशेंट की ड्रग कंट्रोल हो जाती है। इसी के साथ हम दूसरी बात करते हैं डेपाग्लिफोजिन की। डेपाग्लिफोजिन क्या है? डेपाग्लिफोजिन एक SGLT2 इनिबिटर है। तो पहले तो यूं समझे SGLT2 क्या होता है। SGLT2 एक प्रोटीन होता है, ये हमारी किडनी की नलियों में होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, जो बॉडी का एक्स्ट्रा शुगर पेशाब में निकल जाएगा, ये उस शुगर को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि शरीर को और एनर्जी मिले। तो ये नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत अच्छा है, पर जिस आदमी को शुगर की दिक्कत है उसके लिए तो ये एक्स्ट्रा शुगर बन जाएगा ना। जो शुगर बॉडी निकाल रहा है गंदगी में, आप उसी को वापस एब्जॉर्ब करेंगे तो ये एक्स्ट्रा शुगर बन जाएगा। इसी शुगर को अवॉइड करने के लिए डेपाग्लिफोजिन या एपाग्लिफाजिन या रेमोग्लिफोजिन ये इस प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है। तो पेशाब के रास्ते कोई भी शुगर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, कोई भी शुगर बॉडी में वापस एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जब कोई भी शुगर पेशाब में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो शरीर में कहीं ना कहीं एक वैल्यू शुगर की कम हो जाती है। ये तरीका इतना कारगर क्यों है? ये तरीका इतना कारगर इसलिए है क्योंकि हम यूजुअली हमारा खाना पीना भारी रहता है। तो चीनी का मतलब ये नहीं होता है कि बस मीठा ही। चीनी का मतलब ये होता है शरीर में जो भी कुछ है ना, वो बाद में जाके चीनी ही बनेगा। तो शरीर को एनर्जी तो बाकी चीजों से मिल जाती है।
तो जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो पेशाब के रास्ते शरीर निकाल देता है और हम उसी को वापस एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है शुगर को ड्रेन आउट करने का। पर क्योंकि ये शुगर सादी भाषा में समझे तो पेशाब के रास्ते निकालता है शरीर से, इसमें रिस्क होते हैं। ये किडनीज को और किडनी के रास्ते को एक रिस्क पे लाता है। जहां 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 चीनी होती है ना, वहां चींटी आती है। तो चींटी को इन्फेक्शन मान लो और चीनी को शुगर मान लो। जहां पे शुगर निकलेगी वहां पे चींटी आएगी। तो जहां जहां से शुगर निकलेगी वहां वहां पे इन्फेक्शन आएगा। साथ ही साथ ये जो SGLT2 के रिसेप्टर्स होते हैं ये किडनी पे भी होते हैं, ये लिवर पे भी होते हैं। लिवर पे कम भी होते हैं तो भी हार्ट पे होते हैं, सबसे ज्यादा किडनी पे होते हैं। तो जब हम इनको ब्लॉक करते हैं तो एक रिस्क रहता है रीनल इन्फेक्शन का भी। तो जब भी हमें ये दवा देनी है ये बहुत जरूरी है कि हम रूल आउट कर लें कि पेशेंट को कोई किडनी की दिक्कत तो नहीं है, कोई लिवर की दिक्कत तो नहीं है, और खासकर कोई हार्ट की दिक्कत तो नहीं है। फिर भी हम कई बार देखते हैं कि हमारे आईसीयू में स्टाफ में कोई मरीज भर्ती है और उनको ये दवाएं चल रही हैं। उनको तब ये दवा इसलिए चलती है क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, कहते हैं रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो, कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं और इस चीज का फायदा कितना है। ऐसे समझो कि गाड़ी तो 80 की स्पीड से नीचे चलनी चाहिए ना, पर एम्बुलेंस को हम अलाउ करते हैं ना कि 120 पे भी चले जाए। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस जब जल्दी जाएगी पेशेंट की जान का फायदा होगा, वो फायदा ज्यादा है। ऐसे ही हम इस रिस्क को इवेल्युएट करते हैं कि क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि डैमेज होगा ही होगा, रिस्क का मतलब ये होता है कि उसके चांसेस हैं। तो जब हमें लगता है हम अपने मरीजों को ये दवा चालू करते हैं। इसी कारण आजकल एक नई जो दवाओं की रेंज बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, जो यूज हो रही है, वो है ग्लिप्टिन्स। ग्लिप्टिन्स क्या होते हैं? DPP4 इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? DPP4 इनहिबिटर्स हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है इनक्रेटिन। इनक्रेटिन का काम होता है कि वो ये बोलता है शरीर को कि भाई आपने बहुत इंसुलिन बना लिया, चलो अब बंद कर देते हैं। तो इनक्रेटिन वैसे तो हमारी भलाई के लिए ही होता है, कम इंसुलिन बनेगा जैसे जो नॉर्मल आदमी उनका फायदा होगा। पर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका फायदा इससे कम हो जाता है क्योंकि इंसुलिन कम बन रहा है। तो ग्लिप्टिन्स उस DPP4 से इनक्रेटिन को दबा देते हैं। इनक्रेटिन दब गया तो इंसुलिन बेझिझक ज्यादा निकल सकता है। इंसुलिन ज्यादा निकलेगा तो शरीर में शुगर ज्यादा पचेगी तो ज्यादा फायदा होगा। DPP4 के अभी तक कम साइड इफेक्ट्स हमारे सामने आए हैं, तो इसलिए हम बहुत एक्टिवली उनको यूज कर रहे हैं। पर DPP4 में एक दिक्कत है, वो ये कि ये थोड़े से महंगे पड़ते हैं आज। पर दवाइयां तो मेरे को तो अब पता लग रहा है सारी महंगी है, कोई सस्ती है ही नहीं। तो हमें एक रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखते हुए, पेशेंट किस चीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है ये देखते हुए, तब हमारी दवाएं चालू करनी होती है। अगर हमारा पेशेंट ग्लेमिपिराइड को अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो दिल की ज्यादा दिक्कतें नहीं है, तो हम उनको DPP4 की बजाय ग्लेमिपिराइड भी दे सकते हैं। हाँ, प्रेफर्ड DPP4 होगी, पर हम ग्लेमिपिराइड देते हैं। DPP4 का एक और फायदा क्या होता है? DPP4 का एक और फायदा ये होता है कि ये जो PP वाली शुगर होती है, यानी कि जो रैंडम शुगर होती है खाने के बाद वाली, उसमें भी एक कंसिस्टेंटली बॉडी का रिस्पॉन्स मेंटेन करके रखता है और बॉडी खाने के बाद वाली शुगर को भी कंट्रोल कर पाती है। तो हमारी आज की जो टॉक थी वो इन्हीं 3 दवाइयों के बारे में थी। हम इन्हीं 3 दवाइयों पे आगे और ध्यान भी देंगे। हमको फिर भी पेशेंट एजुकेशन का इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना। मेरे पास कुछ दिन पहले एक मरीज आए थे, तो मैं उनको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बताने लग गया। तो उन्होंने बोला मेरे तो शुगर कम जा ही नहीं सकती। बोले मेरे तो कभी हाइपो क्या, मेरे तो नॉर्मल ही नहीं हुई, तो हाइपो कैसी होगी? पर फिर भी हम जब भी किसी पेशेंट से मिलते हैं, जैसे कि सतपाल भैया मिलेंगे, योगेंद्र भैया मिलेंगे, सुनीता मैम मिलेंगी, मैं मिलूंगा, सुनील भैया, वासुदेव भैया, आप में से कोई भी मिले, आपको हमेशा पेशेंट को ये बताना है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, चाहे उसकी शुगर कभी 300 के नीचे नहीं आई हो। पर हमको पेशेंट को ये समझाना है कि अगर कभी कम आती है तो उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है। हमको पेशेंट को बताना है कि अगर आपके पेशाब का रंग बदलेगा आपको हमें बताना है। अगर कभी आपके शरीर में बहुत ज्यादा खुजली चलने लग जाएगी आपको हमें बताना है। इन सारी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम पेशेंट को काफी फायदा दिला भी सकते हैं। किसी के कोई क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड? सर वुंड हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए क्या हम सुपरफिशियल इंसुलिन अप्लाई कर सकते हैं? सुपरफिशियल इंसुलिन मतलब सबक्यूटेनियस? हाँ, देखिए इंसुलिन बहुत बेहतर है ओरल मेडिकेशन से।
आप किसी भी दवा के बारे में पढ़ेंगे तो हर दवा के कॉम्बिनेशन में जो एनसीबीआई है या जो आईएमए है वो यही कहती है कि दवा के कॉम्बिनेशन में इंसुलिन दो। दवा का काम इंसुलिन की हेल्प करना होता है, इंसुलिन बनना नहीं होता है। पर क्योंकि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस कम है तो इंसुलिन उस लॉस को नहीं बचा पाएगा, इंसुलिन उस बोन वाले लॉस को नहीं बचा पाएगा। हाँ, शुगर तो कंट्रोल कर लेगा पर जो बोन का लॉस हो रहा है उसको नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए हमें उन पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस या लैक ऑफ कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम्स बढ़ाने पड़ते हैं, डाइटरी प्रोटीन्स देने पड़ते हैं साथ में। क्वेश्चन ये था कि इंसुलिन सुपरफिशियल अप्लाई कर सकते हैं क्या? योगेश क्या क्वेश्चन था आपका, दोबारा सर बोलें। मेरा ये क्वेश्चन था कि कोई वुंड हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए क्या इंसुलिन उसके ऊपर डाल सकते हैं क्या? इंसुलिन नहीं, ऐसा उपयोग नहीं है इंसुलिन का अभी तक। बिल्कुल नहीं है इंसुलिन। मलाई के रूप में नहीं आती इंसुलिन। प्रीतम मैम आप म्यूट हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछना था। जी मैम। मैं ये कहती, ज्यादातर मैंने पेशेंट को देखा है, अभी देखते हैं कि फास्टिंग शुगर इन लोगों का ज्यादा रहता है। ठीक है, रैंडम उनका ठीक रहेगा, पीपी भी ठीक आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, पर फास्टिंग इन लोगों का हमेशा ज्यादा रहता है बहुत से पेशेंट में, मोस्टली। तो इसके लिए मतलब आपकी आज मेडिसिन की बात चल रही है तो मैं मेडिसिन के बारे में पूछना चाहूंगी कि इसके लिए कोई ऐसा है कि मेडिसिन में आपके कोई इस तरह से चेंज आप कर सकते हैं, या मतलब फास्टिंग शुगर क्यों इन लोगों का ज्यादा आता है, क्या मेडिसिन से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? मैम यूजुअली डायग्नोस्टिक भी फास्टिंग शुगर या रैंडम शुगर होता है। जब ये शुगर्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं हमें डोजेज और डोजेज के टाइमिंग्स को टाइटर करना होता है। टाइटर यानी ऊपर नीचे देखना होता है, पेशेंट की एक्टिविटीज हमें देखनी होती हैं। दवाइयां तो यही 5-6 रहेंगी। अब हम यूं तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि हम रात को डेपाग्लिफोजिन दें, पेशेंट रात भर पेशाब जाए और सुबह की शुगर कम आए। ये तो एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है कि हम रात को ग्लिमेपेराइड दें और उससे पेशेंट की सुबह शुगर एकदम कंट्रोल में आए। कंट्रोल आ जाए। पेशेंट की थोड़ी सी एक्सरसाइज लेवल बढ़ानी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि क्या वो स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब्स या स्लो एब्जॉर्बिंग शुगर्स खा रहे हैं रात को, ये हमें साथ में देखना पड़ेगा। अगर वो रात को स्लो एब्जॉर्बिंग शुगर खा रहे हैं तो हम एम तो ये करते हैं कि वो पेशेंट की स्लो एब्जॉर्बिंग शुगर उसको सुबह तक एनर्जी देगी, पर एक डायबिटिक पेशेंट में वो सुबह तक एक ग्लूकोज में अपराइज दे देती है पेशेंट को इसलिए। तो रात को हमें फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्ब्स देने चाहिए और हमेशा इनके बाउल मूवमेंट्स को रेगुलराइज हुए हैं या नहीं हुए हैं, इनकी पाचन क्रिया कैसी है ये ऑब्जर्व करना चाहिए। सर ये एंटी डायबिटीज ड्रग्स हैं, ये सर एरिथमिया कर सकती हैं क्या? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि ये सोडियम लो कर सकती हैं और कई दवाओं में देखा गया है ये हाइपोकैलेमिया भी करती हैं। तो जब पेशेंट को हेपेटोटॉक्सिसिटी अगर हो गई विद सोडियम रिटेंशन तो ये एरिथमिया कर सकती हैं, ये घबराहट, स्वेटिंग ये क्रिएट कर सकती है। एक सर क्वेश्चन था कि इनकी डोज को कैसे कैलकुलेट करें? देखो ग्लिमेपेराइड की डोज होती है यूजुअली 1 mg, 2 mg, 4 mg। हमेशा कोई भी दवा मिनिमम डोज से चालू करनी होती है, पर कई बार एक कैलकुलेटेड रिस्क हम ले पाते हैं। अब ऑब्वियसली किसी की अगर रैंडम शुगर 200 आ रही है या 210 आ रही है, 200 आज की तारीख में नॉर्मल मानती है, नहीं गाइडलाइंस बिलो 200 रैंडम शुगर नॉर्मल मानती है। तो किसी की अगर 210 220 आ रही है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको ग्लिमेपेराइड 1 mg चालू करें। पर मैं एक पॉइंट बनाता हूँ कि मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूं कि आप आज दवा 5 दिन की लेके जाएंगे और हम 5 दिन में ये देखेंगे कि ये दवा आप पे असर कैसा कर रही है। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको हमने टॉप ऑफ द लाइन हाईएस्ट डोजेज ऑफ मेडिसिन दे दी है पर वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। एक पेशेंट आए थे हाईटेक से ही, उनको हमने एपाग्लिफोजिन दी, एक्सपेंसिव मेडिसिन थी, साथ में टेनीग्लिप्टिन दी। टेनीग्लिप्टिन भी DPP-4 में अच्छी हाईली वैल्यूड मेडिसिन है, पर उनकी कंट्रोल नहीं हुई उससे और इवेंचुअली हमको उनको ग्लूकोनॉम PG2 पे शिफ्ट करना पड़ा। तो देखिए क्या होता है, डायबिटीज के ना कॉजेज अलग होते हैं। कॉजेज अगर सेम भी मान लें एंड रिजल्ट करके तो इन सब दवाओं के मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं। हम बेसिकली ये देखते रहते हैं क्योंकि हम हर एक की मशीन तो खोल के देख नहीं सकते कि शरीर की मशीन में क्या कमी है क्या ज्यादा है। तो हम ये देखते रहते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म इस आदमी में ज्यादा काम करेगा। क्या इनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाना जरूरी है, तो वो हमें अगर मेटफॉर्मिन से और पायोग्लिटाजोन से रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब है।
सिमिलरली अगर हम यूं देखेंगे कि यार इनके इंसुलिन ही कम बन रहा है, तो उन पेशेंट्स को ग्लिप्टिन से रिस्पॉन्स आ जाएगा, हम ये समझ जाएंगे। अगर हम यूं देख रहे हैं कि पेशेंट को डेपाग्लिफोजीन से फर्क पड़ रहा है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये पेशेंट के रीएब्जॉर्प्शन शुगर का ज्यादा है। तो क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट ओपीडी में देखा जाता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। और एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब तो है, बार बार मिलना, बात करना। डॉक्टर कौशल, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम डायबिटीज के पेशेंट को लेस देन 15 मिनट्स नहीं दें, 15 मिनट मैक्सिमम उसका एग्जामिनेशन जरूर हो। अभी एक बात क्वेश्चन चालू हुआ था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सुबह का शुगर हाई क्यों होता है इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट। 4 कारण होते हैं मोटे मोटे, या तो रात को ही खूब आइसक्रीम खा ली हो, स्वीट डिश खा ली हो, या रात की एक गोली मिस कर दी हो, या 2 कारण और हैं, इनको बोलते हैं डॉन्स इफेक्ट एंड सोमेगाई इफेक्ट। यानी रात को नेचुरल वे में उसका शुगर कम हुआ, बॉडी ने रिएक्ट किया, बॉडी ने अपने स्टोर से शुगर निकाला और ब्लड में ढेर सारा ग्लूकोज मिला दिया, उसको बोलते हैं सोमेगाई इफेक्ट। ऐसे में 4 ही इलाज हैं। अगर दवा मिस की है तो दवा प्रॉपर लें। दूसरा इलाज ये है कि रात को हैवी शुगर, हैवी कार्ब नहीं लें। और तीसरा, अगर उसको बार बार डॉन्स इफेक्ट आ रहा है तो स्लाइडिंग करें, दवाइयों को थोड़ा स्लाइड करना पड़ता है, और लेट इवनिंग एक स्नैक्स दिया जाता है। क्यों डॉक्टर कौशल? जी, स्लाइडिंग और टाइट्रेशन सिम्टम्स हैं, हमको डोजेज थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी पड़ती है, इवनिंग डाइट स्लो करनी पड़ती है। सिंकार्डियन रिदम अदरवाइज जब डिस्टर्ब होती है, जो कि डॉन और समोगी इफेक्ट में देखा जाता है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, बट हमें असेस करना होता है। हमारे एक पेशेंट आते हैं, वो हमेशा सुबह 5 बजे शुगर चेक कर लेते हैं, तो वो भी मेरे से यही कंप्लेन करते हैं कि सर मेरी सुबह 5 बजे शुगर बढ़ जाती है। तो मैंने उनको यही बोला कि आप 5 बजे आप एक बार चेक करिए, 5 बजे मत करो, और अगले दिन 7 बजे करना। तो जब उन्होंने 7 बजे शुगर चेक की तो वो नॉर्मल है। देखिए, हमें हर रिस्पॉन्स चेक नहीं करना होता है, क्योंकि हर रिस्पॉन्स हम ऑगमेंट तो कर नहीं सकते हैं ना। हम बॉडी का पॉइंट टू पॉइंट तो तभी मॉनिटर कर सकते हैं जब हम पेशेंट को एक कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग और कंटिन्यूअस इंसुलिन परफ्यूजन पंप लगाएं, जो कि अभी इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। 5.5 लाख का एक पंप आता है, हर मरीज उसको लगवा नहीं सकता है। तो इसलिए दैट इज नॉट समथिंग वी कैन डू, वो एक हमारी इनेबिलिटी है अभी। तो क्योंकि वो हमारी इनेबिलिटी है, हमें यही लाइफस्टाइल मेजर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे अभी पापा ने बताया कि रात का खाना हल्का कर दें। हाँ, उसमें कुछ हल्के कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए कि रात को हाइपोग्लाइसीमिया भी ना हो, पर रात का खाना हल्का करें, डोजेज को थोड़ा सा लेट करें। ये 2 चीजें हैं जो हमें डेफिनेटली करनी पड़ेंगी। कई बार पोस्ट डिनर वॉक बिना पैसे का इलाज है, वो भी इसमें मदद करता है कि हाई कार्ब डाइट लिया तो पोस्ट डिनर वॉक जो है उसको डाइजेस्ट कर देगा। सो हम 1000 स्टेप रूल तो हमें जी, एक 1000 स्टेप रूल और एक 100 स्टेप रूल में अपने पेशेंट्स को बहुत यूजुअली बोलता हूँ, वो कि ये है कि खाने के बाद 100 कदम चले बिना आप बैठ नहीं सकते हो, और रात को सोने से पहले आपके अगर 1000 कदम नहीं हुए तो आप सो नहीं सकते हो। वापस अगर ये 2 स्टेप्स पेशेंट को डॉक्टर सुनीता इस बात को तो 100 स्टेप रूल ये कहता है कि खाने के बाद 100 कदम लिए बिना आप बैठ नहीं सकते हो, और सोने से पहले 1000 कदम पूरे करे बिना आप सो नहीं सकते हो। अगर हम ये 2 रूटीन अपने पेशेंट को बताएं, वेरी नाइस। आज कोटे में कोट हो गया ये आज की बात का। नहीं, मैं बताती भी हूँ पेशेंट को कि हमारे पास अभी 7 ही मिनट बचे हैं, अभी 2 टॉपिक हमारे। ये मैं हर पेशेंट को बताती हूँ सर कि हर एक आफ्टर एवरी मील आपको 10 मिनट या 5 मिनट चलना ही है। आफ्टर एवरी मील, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे आपका लंच हो, चाहे वो डिनर है। मैक्सिमम 15 मिनट टू 45 मिनट्स। तो अगली दफा ऐसा करें मैडम, एक क्वेश्चनियर बना लें, कौशल के पास पेशेंट जाने से पहले इनका कंपाउंडर ये 4-5 क्वेश्चन पूछेगा तो बेहतर होगा। इट इज लाइक प्री डॉक्टर एवेल्युएशन, क्या 100 कदम चलते हो, क्या सोने से पहले 1000 कदम चलते हो,
क्या हैवी मील तो नहीं लेते हो? मंगलवार के व्रत के दिन सुबह खाया नहीं, शाम को 1 किलो चूरमा खा लिया, ऐसा तो नहीं करते हो? अपना एक्चुअल में ना सर, और नॉर्मल डाइट वैसा भी नहीं करना चाहिए। अभी अपने पास में केवल 8 मिनट बचे हैं, 5-15 मिनट में अपनी मीटिंग खत्म हो जाएगी। क्विकली हम बताते हैं। आज केस और आया था जिसको एनल एब्सिस कहते हैं। डायबिटिक लोगों में पीठ पर, गर्दन पर और हिप्स की एरिया के बीच में एब्सिस होना आम बात है। इस तरह की एब्सिस ये बताती है कि डायबिटीज इरेगुलरली कंट्रोल्ड है। दूसरा बताती है कि उनकी इम्यूनिटी कम है। तीसरा ये बताती है कि हाइजीन कम है, कमजोर है। तो पर्टिकुलरली आज का केस पेरी एनल एब्सिस का था। ऐसे लोगों में एंटीबायोटिक, चाहे ऑगमेंटिन दे लो, चाहे पेरीविनम दे लो, एंटीबायोटिक्स का ज्यादा फायदा नहीं है। आज के रोगी को हमने लिख के तो भेज दिया है, 3-4 दिन बाद दोबारा आएगा। सुमेक की ड्रेसिंग भी दी है, लाइजर की टैबलेट भी दी है, लेकिन 80% में इनको चीरा लगाना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है, और जब काफी लंबा घाव हो जाता है तो उसको मंथ लॉन्ग डिलेड हीलिंग होती है। सो इट इज नॉट ए स्मॉल कॉज। ऐसे मरीजों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इसको कहते हैं पेरी एनल एब्सिस। बहुत सारे लोगों के हिप्स के एरिया में बहुत बाल होते हैं, वही बाल मुड़कर पाइलोनाइडल साइनस कर देते हैं। इसलिए सिट्स बात भी नहीं। पेरा एनल के बारे में इतना ही। डॉक्टर सुनीता जी, आप कुछ बताना चाह रही थी, सुबह अपना एक पॉइंट डिस्कस करते करते रह गया था, 5 ही मिनट बचे हैं। फल अनलिमिटेड नहीं खा सकते। नहीं सर, फल अनलिमिटेड खा सकते हाँ। हैं, क्योंकि फलों में भी फ्रक्टोज होता है सर, और फ्रक्टोज का डाइजेशन भी लीवर में होता है, उसका मेटाबॉलिज्म। तो इसके लिए वो भी अगर एक्सेस में जाएगा तो वो भी लीवर पे डिपॉजिट होगा, और एक्सेस में वो भी एज ए मतलब शुगर की तरह ही काम की तरह ही होगा। तो इसलिए ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जूसेस के लिए तो हम लोग खैर वैसे भी मना करते हैं सर कि आपको जूस तो लेने ही नहीं है। तो हर चीज को कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि फल अच्छे हैं तो उनको आप एक्सेस में लें, ये जरूरी नहीं है। तो लिमिट में लेना है हर चीज को ना, अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर एंड हाँ अकॉर्डिंग टू। बिल्कुल अच्छे हैं, मतलब ये नहीं कि कितना भी खा लो। इनफैक्ट आजकल एक नई स्टडी आई थी जो ये कह रही थी कि लोगों को शुगर, डायबिटीज वाले लोगों को शुगर फ्री दवा का भी नहीं बताना चाहिए। बोलते क्योंकि वो शुगर फ्री की आड़ में फिर शुगर फ्री चीनी डाल के हलवा खा लेंगे, शुगर फ्री की गोलियां डाल के लस्सी पी लेंगे। एक्चुअली ना शुगर फ्री कुछ भी नहीं है सर, नथिंग इज शुगर फ्री। तो लोगों को हमें एक मॉडरेट डाइट ही बतानी चाहिए कि वो ओवर ईटिंग ना करें। बस बस बस। अब ओपीडी हम अपने आज वापस चालू करें। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मीटिंग क्लोज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? मासद, सुनील? सर डायबिटीज पेशेंट को, सर डायबिटीज पेशेंट को रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन होता रहता है, तो ऐसे पेशेंट में क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें? यस यस, गुड ऐसे क्वेश्चन। पेशेंट में बेस्ट नर्सिंग केयर ऑब्वियसली नंबर 1 कंट्रोल द ब्लड शुगर। ब्लड शुगर एकदम चेक में होनी चाहिए। सेकंड, मेंटेन हाइजीन। एंटी फंगल की एफिकेसी ऐसे लोगों में रिड्यूस हो जाती है क्योंकि बॉडी का रिस्पॉन्स रिड्यूस हो जाता है। तो कई बार मल्टीपल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती हैं, जैसे ओरल एंटीबायोटिक के साथ, ओरल एंटी फंगल के साथ टॉपिकल एंटी फंगल भी हमें देना पड़ता है। फ्लूकोनाजोल जो हम इंडिया में बहुत कॉमनली देते हैं, आइडियली उसकी डोज आपको बताऊं तो 1 होती है, उसकी फ्लूकोनाजोल की डोज स्टार्ट होती है, पर हमें इंडिया में रिपीटेड डोजेस में देना ही पड़ता है वो लोगों को। वो क्यों? हाइजीन इश्यूज के कारण। तो हम उनको एक्सेसिव हाइजीन रिकमेंडेशन, एक्सेसिव शुगर कंट्रोल रिकमेंडेशन and immunity boosting agents, I cannot stress this enough, immunity boosting agents चाहे वो खा लें। और आज से की तारीख में ईमानदारी की बात ये, खाते तो वो है नहीं, खाता तो कोई भी नहीं है जो एकदम फिट रहे ऐसे। तो उनको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन ई, ओमेगा 3, ये चीजें जरूर देंगे। ठीक है सर। क्या ओके, तो सर आज की शुगर मीठा मीटिंग खाने से ही होती है? नहीं, शुगर बिल्कुल भी मीठा खाने से कोई रिलेशन नहीं है शुगर का। मीठा अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आप कितना भी खा सकते हो।
और अगर डायबिटीज है तो भी थोड़ा बहुत खा सकते हो। मीठे से इसका बीमारी का कोई रिलेशन नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज का रिलेशन है इंक्रीज फैट से, इंक्रीज ओबेसिटी से। टिपिकल कहा जाता है एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, जो हमारे टिपिकल इंडियंस का पेट आता है उसको, और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन से। हम टाइप 2 की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। किसी के घर में ज्यादा डायबिटीज है तो आपको शुगर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। किसी के खाने पीने में मोटापा उनको ज्यादा हो रहा है, आप बहुत मीठा खा सकते हो पर आप फिट। अब एक हाइपोग्लाइसीमिया का केस आ गया, योगेंद्र भी जरा आ जाओ। बाय 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 बाय, नमस्कार। वासद इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना यूट्यूब पे डालिए। ओके है, ओके ओके। थैंक यू। आज आप सबने बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में पढ़ाई की, और अगली दफा और ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रखेंगे। डॉक्टर सुनीता जी, कोई और पॉइंट रह गया हो तो आप बता दो। वो तो एक चीज शुगर पेशेंट को ना सर, बेशक चाहे उनका, जैसे डॉक्टर कौशल ने कहा कि पेशेंट कहते हैं कि हमारा शुगर डाउन नहीं होता, बट वो फिर भी हमेशा अपने पास कोई मीठी चीज रखते हैं। शुगर रख सकते हैं, कोई संतरे की गोली रख सकते हैं, कोई भी चीज अपने साथ हमेशा रखनी है कि कोई भी ऐसी कंडीशन है और आप ऐसी जगह हॉस्पिटल से दूर हैं तो तुरंत उसको मुंह में डाल लें। चॉकलेट क्लोज करते हैं मीटिंग को जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। क्लोज कर दीजिए। थैंक यू।